एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थी, लो जी आ गया आपका एकदम असली पेपर। ठीक है, 1 अप्रैल का यहाँ पर पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से कवर कर लीजिएगा। रस खान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ब्रजभूमि में। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? हर प्राणी की श्वास में। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे? बैरिस्टर थे। ठीक है, इसके बाद पूरा 23 तक का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, जगदीश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या पर। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहाँ आलंबन कहलाता है। पीपर पाद सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली थी। जूता जो होता है वो हमेशा टोपी से कीमती होता है। मेघ आए हैं बंठन के संवर के। अब है जोड़ी चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसमें अनुप्रास अलंकार है। काव्य की आत्मा जो है इसमें रस है। सालिम अली इसका जाएगा वर्डवाचर। डाढ़े की आ जाएगा तिब्बत। श्री कृष्ण में आ जाएगा पीताम्बर। आदान का विलोम शब्द जाएगा प्रदान। ठीक है, यहाँ पर देखिए सत्य सत्य की बात करें तो ये है आपके सत्य सत्य। पहला सत्य रहेगा, दूसरा सत्य है। कॉफी हाउस बंद हो गया था, ये भी राइट बात है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास नहीं होता, रति होता है, ये गलत है। ठीक है, और यहाँ पर ये बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, कम से कम समय में देने का प्रयास करूँगा सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से देखिए ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास जी है। रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच का है। सदाचार का जो विलोम शब्द है वो है क्या? दुराचार। ऊंचे कुल में जन्म लेकर अच्छे कर्म करने चाहिए। कहानी के कितने तत्व माने गए? तो 6। पर दादी ने आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, एक साथ मैं इनका सॉल्यूशन आपको दूंगा। यहाँ से देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ये देखिए 11 हो गया। पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो गांव की जो शोभा है, मुस्कुराती सी हरियाली, रंग बिरंगे फूलों, नाना प्रकार के फल सब्जियों आदि है। जो हमारी गांव की जो मर्यादा है, हमारा गांव का जो सम्मान है, गांव की जो शोभा है वो क्या है? हरियाली है, रंग बिरंगे फूल रहते हैं गाँव में। ठीक है, नाना प्रकार के फल, नाना का मतलब अनेक प्रकार के, नाना का मतलब क्या होता है? अनेक प्रकार के फल हो गए, सब्जी हो गई, ये सब गाँव में मिलते हैं। गाँव का जो मीठा जल है, ठीक है, आदि खूब मिलता है। गाँव में जो पानी है वो बहुत ही अच्छा रखता है। ठीक है, स्वाद अच्छा रहता है। इस गाँव की छटा मनमोहक है, इसलिए आदमी का मन मोह लेता है। इसलिए जो सुमित्रा नंदन पंत है वो गाँव को हरता जनमन कहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद में इसी के अथवा का प्रश्न है आपका, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? देखिए सच्चा संत जो वो है जो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता। पक्ष मतलब जैसे आपको किसी ने न्याय कराने बुलाया, ठीक है, आपने देखा कि आपका भाई था, आपके रिश्तेदार में आपका भाई लग रहा है, और एक जो है आपका परिचित नहीं है, दोनों में आप किसका पक्ष ले रहे हो? आपको निष्पक्ष न्याय करना है। जो निष्पक्ष भाव है वही परमात्मा का ध्यान रखता है। ठीक है, तो इस संसार में सच्चा संत वही है जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वहां हमेशा निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान रखता है। बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। हास्य रस का उदाहरण, नाम में ही हास्य यानी कि हंसी। जैसे मैं कहूं, अरे कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाएंगे गंगा। अब एक बांदरी जो है वो बांदरे से कह रही है कि चलो नहा लें गंगा। ठीक है, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। तो ये जो है ऐसे अटपटे विचार। जैसे एक और उदाहरण में आपको एक उदाहरण और समझाता हूँ। ठीक है, कि जैसे सज धज कर जब किसी की बारात जाती है, मन कहता है धक्का दे दूं दूल्हे को और जा बैठूं घोड़ी पर। ठीक है, वरमाला लेकर दुल्हन जैसे ही आगे बढ़ती है, बस नींद तभी खुल जाती। ये सब क्या है? मतलब किसी भी ऐसी विचित्र घटना, ऐसा विचित्र वेशभूषा जिनको देखकर हमारे मन में हंसी उत्पन्न आ जाए, हमारा जो ठीक है भाव है वहां हास्य में बदल जाए, बस इसी को हास्य रस कहते हैं। जरूरी नहीं है कि ये परिभाषा लिखोगे, मैं बोल रहा हूं सिंपल सी लैंग्वेज में वो लिखिएगा आप। तो ऐसा भाव, ऐसा दृश्य जिसको देखकर हमारे मन में या हमें अचानक से हंसी उत्पन्न होती है, वहां हास्य रस होता है। ठीक है, ऐसा क्रियाकलाप, ऐसी घटना जिसको देखकर हंसी आ जाए, बस वही हास्य रस होता है। तो यहाँ पर उदाहरण लिख दीजिएगा कि कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाएंगे गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। चलिए अब इसी के नीचे सवेया छंद का उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। सवेया छंद एक वार्णिक छंद है। क्या है? वार्णिक।
इसमें कितने वर्ण होते हैं? कुल 23 वर्ण होते हैं। सवैया छंद में 22 से 26 वर्णों तक भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 23 ही वर्ण है, 22 से 26 वर्णों तक भी हो सकता है, उसे भी सवैया के अंदर रखा गया है। चलिए उदाहरण है, अरे मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल के गांव के ग्वारन। इस तरह से पढ़ना है आपको, ठीक है। वैसे मेरे को भी सुरताल नहीं आता है, पर जितना आता है वो बता रहा हूं, ठीक है। अरे मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल के गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो चित नंदे की धेनु मजार। ठीक है, इस तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है। कबीर के काव्य के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं बतानी है। कबीर के काव्य की 2 भावी सौंदर्य विशेषताएं, नंबर 1 है दार्शनिकता और दूसरा है रहस्यवाद। कबीर के काव्य में दार्शनिक विचारधारा मिलती है। रहस्यवाद, अनेक स्थानों पर इनके काव्य में रहस्यता के दर्शन होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। एक्सप्लेन भी करना हो सॉल्यूशन के साथ, स्क्रीनशॉट भी लेते चलेगा। चलिए इसके बाद में यहां से देखिए, ये अथवा है, रसखान की 2 रचनाएं बतानी है आपको क्वेश्चन नंबर 9 के अथवा में। तो सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप। महाकाव्य किसे कहते हैं? 2 महाकाव्यों के नाम बताइए। महाकाव्य का मतलब ही क्या होता है? जहां विस्तृत होता है, जो बड़ा होता है, इसमें प्रकृति का वर्णन विशद होता है, यानी कि बहुत ज्यादा वर्णन होता है, ठीक है। ऐसा काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण हो, महाकाव्य कहलाता है। जीवन के समग्र रूप का उल्लेख होता है, ठीक है। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। ये से तो देखिए यहाँ पर बच्चों को मैंने कोचिंग में जो पढ़ाया था उन्होंने वो लिख दिया है, ठीक है। आप सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, आपके पास समय कम है। महाकाव्य की परिभाषा सिंपल सी ऐसी लिखना आपको कि ऐसा काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। ऐसा काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, जो विस्तृत होता है, बस उसे महाकाव्य कहते हैं। 2 महाकाव्य के नाम लेता है। रामचरितमानस है, इनके रचनाकार कौन है हम जानते हैं, आप बच्चा जानता है। हम रामचरितमानस को भगवान के स्वरूप मानते हैं, ठीक है, वो हमारा धार्मिक ग्रंथ है। तुलसीदास है, कामयानी, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अब इसी के अथवा वाला प्रश्न है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। देखिए जीवनी क्या है, देखिए ये सारे प्रश्न आपके चल रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, ये पेपर है आपका, देख लीजिए जीवनी और आत्मकथा में अंतर सारे, ये आपका ये पेपर जो मैंने बताया अभी, ठीक है, जो 20 मार्च के दिन आएगा, ये घबराना नहीं है। जीवनी में क्या रहेगा? जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। आत्मकथा यानी कि खुद का, ठीक है। ये जीवनी जो होती है वो प्रायः महापुरुषों की लिखी जाती है। अब आत्मकथा तो क्या उठे नहीं चले, ठीक है, जिनकी 2 गांव में 2 आदमी भी इज्जत ना करे वो भी लिख देंगे, साहब हमारी आत्मकथा ही है, ठीक है, मेरी स्टोरी, माई स्टोरी करके, ठीक है। आत्मकथा कोई भी लिख सकता, तो ये 2 अंतर आपको करने हैं। इसी तरह के आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, यहां पर देख लीजिए, आपने यहां प्रेमचंद्र के फटे जूते व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। देखिए पहला है कि लेखक गहन अनुभूति के धनी है, इसलिए गहरी चोट करने वाले तथ्यों को उभारते हैं। दूसरा है तीखी बात को भी सहजता से प्रस्तुत करना लेखक की एक कला है, ठीक है। यहाँ से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय कम है वरना अच्छे से एक्सप्लेन करता, ठीक है, वरना 1-2 घंटे का वीडियो बनेगा, बीच में छोड़कर आप भाग जाओगे, ठीक है। मेरी उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। यहाँ से इसका अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, सिंपल भाषा में लिखा है, इतना सिंपल कि पढ़ते से याद होगा। कहानी किसे कहते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा। कहानी के 2 कहानीकारों के नाम हैं, मुंशी प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद। इसके बाद इसी के अथवा का रेखा चित्र क्या है, ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, समय की पाबंदी है वरना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता, और यदि आप कहोगे तो अगले वीडियो में देख लीजिए, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये आपका 14 का